फिल्म के शुरुआती दृश्यों में हमें एक विशाल युद्ध की अराजकता के बीच 1944 के उथल पुथल वाले वर्ष में वापस ले जाया जाता है। मुंह पर कपड़ा छिपाए एक रहस्यमय व्यक्ति को नाजी सेना ले जा रही है। उस व्यक्ति के मित्र की स्पष्ट राहत स्पष्ट है, हालांकि वह अपने बंदी साथी के गंतव्य के बारे में अंधेरे में है। जैसे ही कपड़ा उठाया जाता है, रहस्योद्घाटन होता है। कैद में रखा गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इंडियाना जोन्स है। नाजियों को विफल करने और दुर्लभ कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के अपने प्रयासों के बीच उसे चुडा नामक स्थान पर एक अभूतपूर्व खजाने की खोज होती है। यहीं पर इंडियाना की नजर एक उल्लेखनीय वस्तु पर पड़ती है जिसके बारे में पहले पौराणिक कथाओं में भी नहीं सुना गया था। उसकी खोज में इंडियाना का नाजियों से सामना होता है और एक तनावपूर्ण टकराव सामने आता है। एक विस्फोट ने इंडियाना को अनजाने नाजी सैनिकों के साथ एक कार में धकेल दिया। अपनी पहचान छुपाने के तरीके से बैठे हुए इंडियाना घुलने मिलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि नाजी सैनिकों को धीरे धीरे संदेह होने लगता है, जिससे इंडियाना को टालमटोल करने वाली कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चलती कार से एक साहसिक छलांग लगाकर वह एक ट्रेन की कमान संभालता है और इस प्रक्रिया में कुछ सैनिकों को भेजता है। जैसे जैसे नाजियों को पकड़ लिया जाता है, कथानक गाढ़ा होता जाता है और अंततः कथित रूप से कीमती चाकू रखने वाले ट्रेन के डिब्बे तक पहुंच जाता है। इंडियाना को निराशा हुई कि यह नकली निकला। वेलेर नाम के चतुर नाजी ने इसकी भविष्यवाणी कर ली थी और जानबूझकर उस धोखे को छोड़ दिया था। वेलर के पास एक मूल्यवान समय यात्रा उपकरण है जो सामने आने वाली घटनाओं में साजिश की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। अराजकता के बीच इंडियाना के दोस्त बेसिल शॉ को एक रहस्यमय लड़की के पास लेटे हुए पाया गया, जो संबंधों के एक जटिल जाल और आगे की दिलचस्प यात्रा की ओर इशारा करता है। एक विपरीत नोट पर इंडियाना की नजर एक प्राचीन कलाकृति पर पड़ी, जिसने उसे नाजी सैनिकों द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए सावधानी से दूसरे डिब्बे में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। इस गुप्त युद्धाभ्यास में उसने न केवल अपनी सुरक्षा सुरक्षित की बल्कि अपने दोस्त की नजर में भी आ गया। दिलचस्प बात यह है कि दोस्त, जो कुर्सी से बंधा हुआ था, खुद को मुक्त करने में कामयाब रहा और समय यात्रा में सक्षम एक महत्वपूर्ण उपकरण के साथ फरार हो गया। जब उपकरण के मूल मालिक ने इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया तो हाथापाई शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप तेज रफ्तार ट्रेन की छत पर भागने का साहस किया गया। ट्रेन के अंदर आसन्न खतरे ने उन्हें ट्रेन के बाहरी हिस्से में जोखिम भरी यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। नाजियों द्वारा लगातार पीछा करने के कारण घटनाओं में एक नाटकीय मोड़ आया जब ट्रेन के सामने एक बम विस्फोट हुआ, जिससे इंडियाना और उसके दोस्त को राहत की छलांग लगानी पड़ी। हालांकि उनका उत्साह अल्पकालिक था, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि बम नाजी चाल नहीं था बल्कि अमेरिकियों द्वारा पेश किया गया एक अप्रत्याशित तत्व था। समय यात्रा उपकरण अब इंडियाना की पकड़ से दूर अमेरिकियों के हाथों में आ गया है। कहानी वर्ष 1969 में न्यूयॉर्क के एक कॉलेज की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है, जहां इतिहास के प्रोफेसर के रूप में इंडियाना जोन्स अपने व्यापक ज्ञान से छात्रों का मन मोह लेते हैं। अपने आकर्षक सत्रों में से एक में उन्होंने कक्षा के सामने एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न रखा, लेकिन एक को छोड़कर बाकी सभी से गलत उत्तर मिले। हेलेना, एक तेज तर्रार लड़की जो लगातार अपने सटीक उत्तरों से इंडियाना को प्रभावित करती है और उसकी प्रशंसा अर्जित करती है। प्रोफेसर एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के नाम का अनावरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो हथियारों और समय यात्रा उपकरणों सहित विभिन्न आविष्कारों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। इस खुलासे से छात्रों में उत्साह है। हालांकि इंडियाना के लिए शैक्षणिक आनंद अल्पकालिक है, जो खुद को कॉलेज से निष्कासित पाता है। उसके जाने की छाया हेलेना पर पड़ी है। उसके पीछे एक दिलचस्प उपस्थिति है। उसके साथ एक एजेंट और खतरनाक गुंडों का एक समूह भी है। इसके अलावा एक परिचित अनुयायी, जिसे कहानी की शुरुआत में पेश किया गया था, प्राचीन वस्तुओं की रहस्यमय दुनिया को मूर्त रूप देते हुए फिर से सामने आता है। गुप्त अभियानों के बीच एक अमेरिकी एजेंट चोरी की गुप्त इच्छा रखता है, जो पूरी तरह से वेलेर के इशारे पर काम करता है, जो नासा के साथ सहयोग करने वाले नाजी ऑपरेटिव के रूप में अपनी सच्ची निष्ठा को छुपाता है। अन्वेषण के जुनून के साथ एक महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद हेलेना समय यात्रा में सक्षम एक उल्लेखनीय उपकरण सहित विभिन्न विषयों में अपनी गहरी रुचि साझा करती है। इंडियाना उसकी खोज के प्रति सहानुभूति रखते हुए सांत्वना प्रदान करती है और डिवाइस के लिए लापता डायल का पता लगाने में उसकी सहायता करने का संकल्प लेती है। उनकी यात्रा उन्हें कॉलेज लाइब्रेरी में ले जाती है, जो इंडियाना का एक परिचित अड्डा है, जहां वो डिवाइस के रहस्यमय आधे हिस्से का अनावरण करता है और इसके खंडित इतिहास को बताता है। एक सतर्क वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया, जिसने इसके संभावित दुरुपयोग का अनुमान लगाया था, इस उपकरण को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए जानबूझकर खराब किया गया था।
एजेंट मेसन और कुछ सख्त लोग कॉलेज के अंदर हेलेना और जोन्स का पीछा कर रहे थे। वे हेलेना और जोन्स की तलाश कर रहे थे। तभी कॉलेज स्टाफ का एक व्यक्ति आया, लेकिन वेलेर के गुर्गों में से एक क्लेबर ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। एक अन्य स्टाफ सदस्य सामने आया, लेकिन दूसरे गुर्गे ने उसे भी मार डाला। जोन्स और हेलेना को कॉलेज अभिलेखागार में डायल हाफ मिला। जोन्स को तब संदेह हुआ जब उसे एहसास हुआ कि हेलेना को पता था कि उसने डायल को नष्ट नहीं किया है, जैसा कि उसने तुलसी से वादा किया था। जोन्स ने हेलेना से सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिससे वो घबरा गई। तभी एजेंट मेसन और गुर्गे प्रवेश कर गए और हेलेना ने जोन्स से कहा कि भागने से पहले उन्हें जाने की जरूरत है। उसने दरवाजा बंद कर दिया, जोन्स को उसका पीछा करने से रोक दिया और अकेले भागने से पहले माफी मांगी। एजेंट मेसन और उसके समूह ने छतों पर हेलेना का पीछा किया। जोन्स ने शवों को देखकर मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरते हुए जोन्स को हेलेना के अवैध पुरावशेषों के लेन देन का पता चला। डायल हाफ चुराने के लिए मजबूर होने पर जोन्स ने एजेंट मेसन की संलिप्तता से इनकार कर दिया। बाद में वाहन का उपयोग करने में असमर्थ होने पर वे जोन्स को पकड़कर भीड़ के बीच से चले गए। वह एक घोड़े पर सवार होकर भाग गया और एजेंट मेसन और वेलेर के गुर्गों से बचते हुए एक बंद होने वाली ट्रेन में चढ़ गया। एजेंट मेसन ने वेलेर को फोन किया और उसे स्थिति की जानकारी दी। वेलेर यह जानकर हैरान रह गए कि हेलेना शॉ इंडियाना जोन्स की पोती हैं। इस बीच जोन्स ने उसे हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए अपने पुराने दोस्त सलाह से संपर्क किया, जो कैब ड्राइवर के रूप में काम करता है। हेलेना की अवैध गतिविधियों के बारे में रहस्य उद्घाटन से दोस्तों का समूह सदमे में है। कर चोरी करने और बाजार में चोरी करके जीवित रहने का आरोप लगाते हुए उसका जय नाम के किसी व्यक्ति के साथ एक रहस्यमय संबंध भी है, जिससे इंडियाना उसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ये जानते हुए कि उसके पास एक महत्वपूर्ण डायल डिवाइस है। इंडियाना की सहायता करने के लिए उसके दोस्त एक साथ रैली करते हैं। उसके लिए नकली पासपोर्ट और भावनात्मक मूल्य के साथ एक पुरानी टोपी के साथ एक भेष की व्यवस्था करते हैं। आसन साहसिक कार्य के लिए तैयार इंडियाना आगे आने वाली रोमांचक चुनौतियों पर विचार करता है। अगले दिन इंडियाना हेलेना को एक होटल में ले जाया गया, जहां वह एक स्टाइलिश ऑस्कर का आयोजन कर रही है। व्यवधान डालने के उनके प्रयास को होली नाका के सिस्टम ने विफल कर दिया, जिससे गैंगवार में देरी हो गई। इंडियाना का दोस्त उसका बचाव करने के लिए आगे आता है, जिससे वेलेर के साथ काम करने वाले किसान का मार्ग प्रशस्त होता है, जो अपने पिछले कारनामों के कारण इंडियाना को नाजी के रूप में पहचानता है। एक आवेशपूर्ण क्षण में इंडियाना ने हेलेना को चुनौती दी, इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सच्ची शक्ति शैली में नहीं बल्कि ताकत निहित है। एक रिपोजिटरी शुरू हो रही है जो दर्शकों का ध्यान खींचती है। उपकरण अंततः हेलेना के हाथों में आ जाता है और तेजी से वह इसे अपने सिस्टम में बेचकर किराए पर लेता है। एक सैन्य पलायन शुरू हो गया है। हेलेना और इंडियाना तेजी से बाहर के बेरोजगार हैं और केवल वेलेर की लगातार उपस्थिति का सामना करना पड़ता है। इंडियाना दृढ़ संकल्पित होकर एक ऑटो रिक्शा से उनका पीछा करता है, लेकिन मायावी लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच हेलीकॉप्टर के अंदर जहां वेलेर का समूह तैनात था, एजेंट मेसन ने बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने समझना शुरू कर दिया कि वेलेर या स्मिथ, जैसा कि वह उसे जानती थी, का अपना छिपा हुआ एजेंडा था और वह अच्छे के पक्ष में नहीं था। एजेंट मेसन की टीम के सदस्यों में से एक ने घोषणा की कि वे अल्बामा लौटने से पहले स्पेन में उतर रहे थे। वेलेर ने एजेंट मेसन से भूमध्य सागर तक पहुंचने के लिए एक नाव उधार देने का अनुरोध किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस इनकार के कारण वेलेर के लोगों ने एजेंट मेसन और उनकी टीम पर हमला कर दिया। क्लेबर ने मेसन को गोली मार दी और इससे पहले कि वह घायल होकर दम तोड़ देती, वेलेर ने उसे अपनी असली पहचान बताई। जोन्स, हेलेना और टेरी के साथ नाजियों से पहले भित्तिचित्र तक पहुंचने के लिए एक साथ यात्रा की। उन्होंने कैसाब्लांका का दौरा किया और फिर इटली के लिए उड़ान भरी। इटली से उन्होंने एथेंस की अपनी यात्रा जारी रखी। एक कठिन कार्य का सामना करते हुए इंडियाना समुद्र में जाने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए एक मित्र रोनाल्ड एल्डो की मदद मांगता है। हेलेना अपने सहायक के साथ चिंतन के एक क्षण के दौरान इंडियाना से जुड़ती है। जैसे ही वे गोता लगाने की तैयारी करते हैं, हेलेना इंडियाना से एक विचारोत्तेजक प्रश्न पूछती है, यदि उसे समय में पीछे यात्रा करने का मौका दिया जाए तो उसका पहला कार्य क्या होगा। इंडियाना एक व्यक्तिगत त्रासदी का बोझ उठाते हुए अपने मृत बेटे को बचाने की अपनी इच्छा को गंभीरता से प्रकट करता है। अगले दिन शिव के भक्तों द्वारा पूजनीय रहस्यमय जल में समुद्र में उनकी यात्रा शुरू होती है। एक मछली के साथ अचानक हुई मुठभेड़ उन्हें जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे एक जलमग्न मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां वेलेर के लोगों ने शिव से संबंधित एक बहुमूल्य कलाकृति पर कब्जा कर लिया है।
त्वरित सोच के साथ इंडियाना और उसके साथी रहस्यमय प्रतीकों से अंकित एक भारी पत्थर के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। शिलालेखों को समझने का प्रयास करते समय हेलेना के गलत अनुवाद से एक बम विस्फोट हुआ। अराजकता को भांपते हुए इंडियाना और उसका सहायक रहस्यमय पत्थर लेकर एक नाव पर भाग निकले। करीब से निरीक्षण करने पर पत्थर एक छिपे हुए डायल को प्रकट करता है जो उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान की ओर इशारा करता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि टाइम मशीन बनाने वाले वैज्ञानिक को वहीं दफनाया गया है और लापता हिस्से की खोज की प्रतीक्षा की जा रही है। नाजी का ध्यान भटकाने के लिए हेलेना ने गुप्त रूप से डायनामाइट जलाकर वेलर पर फेंक दिया। जोन्स ने मौके का फायदा उठाया और ग्राफिक्स का फायदा उठाते हुए तीनों जोन्स, हेलेना और टेडी तेजी से दूसरी नाव पर भाग गए। डायनामाइट विस्फोट ने नाजियों को स्थान से तत्काल प्रस्थान करने में बाधा उत्पन्न की। टैबलेट की जांच करने पर जोन्स को पता चला कि यह मोम और लकड़ी से बना एक पॉलीबियस वर्ग था जो अजीब तरह से भारी था। जोन्स ने टैबलेट पर शराब छिड़की और उसे आग लगा दी, ये देखते हुए कि वह पिघलकर नील नदी के प्राचीन सोने को प्रकट करने लगा। कोड को समझते हुए उन्होंने सिजली में डायोनिसस की गुफा की दिशा जान ली। उन्होंने सिजली की यात्रा की और वहां कुछ समय बिताया। हालांकि टेडी को प्राचीन सोना न बिकने से निराशा हुई और उसने आइसक्रीम खरीदने के लिए एक लड़के से पैसे चुराने का फैसला किया। जैसे ही वह इधर उधर घूम रहा था, उसकी नजर नाव के पास खड़ी एक कार पर पड़ी। कार के पास पहुंचते ही अचानक उसका सामना सीढ़ियों के नीचे वेलेर से हो गया जो उसका इंतजार कर रहा था। भागने का प्रयास करते हुए टेडी को वेलेर के एक आदमी ने पकड़ लिया। इस बीच टेडी को खोज रहे जोन्स ने नाजियों को उसे ले जाते हुए देखा और अपने अगले कदम की योजना बनाने लगा। जोन्स हेलेना की तलाश में चले गए और वे डायोनिसस की गुफा तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अंदर की दीवारों और फूलों पर कंखजूरे देखकर वे डर गए। एक जटिल गुफा में उन्हें आर्किमिडीज की कब्र शीर्ष पर डायल के दूसरे भाग में मिली। हेलेना ने प्रोपेलर के साथ फिनिक्स की एक तस्वीर का अवलोकन किया और जोन्स ने देखा कि आर्किमिडीज कैस्किल में एक कलाई घड़ी थी जो अजीब थी क्योंकि घड़ियां आर्किमिडीज के जीवित रहने के काफी समय बाद बनी थीं। उन्हें एहसास हुआ कि आर्किमिडीज ने समय यात्रा के लिए डायल का उपयोग किया था। वेलर और उसके लोगों ने टेडी के साथ उनका पीछा किया, जोन्स और हेलेना को घेर लिया। उन्हें वेलर को डायल आधा लेना देना। वेलर ने प्रोटोटाइप को जोड़ा और बीच में एक घड़ी वाला हिस्सा दिया। भाग निकले टेडी ने हमला कर दिया। हेलेना ने उसे बचा लिया, लेकिन जोन्स को गोली लग गई और वेलर के आदमी उसे ले गए। वेलेर ने समझाया कि वे 20 अगस्त 1939 को वापस जाने और इतिहास बदलने के लिए एक तूफान में उड़ जाएंगे। हेलेना और टेडी उनके पीछे एक हवाई क्षेत्र तक गए। हेलेना ने टेडी को एक विमान चुराने के लिए कहा और उसने अपनी बाइक पर नाजियों का पीछा किया और विमान के रवाना होने से पहले उस तक पहुंच गई। अंदर जोन्स ने कहा कि आर्किमिडीज को महाद्वीपीय बहाव के बारे में नहीं पता था। क्लेबर ने जोन्स को चुप करा दिया और विमान तूफान में चला गया, जिससे उल्टी गिनती शुरू हो गई। जोन्स ने वेलर को गलत गणनाओं के बारे में चेतावनी दी। डरा हुआ वेलेर घूमना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की। वेलर ने सोचा कि वे 1939 में थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे 214 बीसी में युद्ध में वापस चले गए थे। हेलेना उभरी, जिससे अफरा तफरी मच गई, लेकिन एक आदमी ने उसके पैर पकड़ लिए। जोन्स ने हेलेना को देखा और उसके पैरों को पकड़कर उस व्यक्ति को गोली मार दी। फिर उसने एक पैराशूट पकड़ लिया जिसे वेलेर ने उससे लेने की कोशिश की थी। हेलेना ने वेलर को गोली मार दी और जोन्स ने पैराशूट लगा दिया। नीचे उतरते हुए उसने हेलेना को अपने साथ चिपकने की अनुमति दी और उन दोनों ने क्षतिग्रस्त विमान को छोड़ दिया। इस बीच क्लेबर जमीन पर रोमनों पर गोलीबारी कर रहा था, जिससे वे क्रोधित हो रहे थे। वेलेर क्लेबर के पास खड़ा होकर रोमनों को जमीन पर गिरते हुए देख रहा था। उस टाइमलाइन में एक नागरिक जो डायल के बारे में जानता था, वेलेर के दुर्घटनाग्रस्त विमान के पास पहुंचा। उन्होंने वेलेर के शरीर की जांच की, उसकी कलाई घड़ी ली और डायल पाया। चल रहे युद्ध के बावजूद आश्चर्यचकित होकर जोन्स और हेलेना मैदान पर पहुंचे। इतिहास में डूबे जोन्स ने हमेशा यहीं रहने की इच्छा व्यक्त की। गोली लगने के बाद उसकी भलाई के लिए चिंतित हेलेना ने उसे वहां छोड़ने से इनकार कर दिया, खासकर युद्ध के दौरान। टेडी ने विमान को पास में उतारा और एक रोमानिया योद्धा ने उन पर हमला किया, लेकिन एक तीर ने उसे रोक दिया। जोन्स और हेलेना किसी और को नहीं बल्कि स्वयं आर्किमिडीज को अपनी ओर आते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आर्किमिडीज ने डायल का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात तय थी। जोन्स को पता चला कि आर्किमिडीज ने युद्ध जीतने में मदद लेने के लिए डायल बनाया था।
जोन्स रुकना चाहता था, लेकिन हेलेना ने जोर देकर कहा कि उनके प्रतिद्वंद्वियों ने रोमनों को डरा दिया है। उसने उसे बाहर कर दिया। जब जोन्स जागे तो उन्होंने खुद को 1969 में पाया। हेलेना और टेरी वहाँ थे, अच्छे लग रहे थे। कुछ क्षण बाद जोन्स की पूर्व पत्नी मैरियन पहुंची। उसके बाद सालाह और उसके बच्चे आए। जोन्स और मैरियन को एक साथ देखकर सभी ने उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला किया। जोन्स और मैरियन फिर से एक हो गए, फिर से एक साथ आकर खुश हैं। आर्किमिडीज के साथ न रहने के बावजूद जोन्स 1969 में वापस आकर संतुष्ट थे। अब जब मैरियन उनके पास लौट आया था